तो जुलाई में मेरे पास पैसे ना होने की वजह से और मेरे ऑलरेडी बारबी और मिशन इम्पॉसिबल देखने की वजह से मैं जुलाई में ओपनहाइमर नहीं देख पाया था। और इसमें मेरी भी गलती नहीं है भाई, मुझे ओपनहाइमर सिर्फ आईमैक्स में देखनी थी और आईमैक्स की टिकट 1000 रुपये थी। मुझे लगा 2 हफ्ते बाद आईमैक्स की टिकट सस्ती हो जाएगी, मगर 2 हफ्ते बाद भी 1000 रुपये थी। मैं क्या करता तुम बताओ। इतनी बड़ी स्क्रीन में देखने की वजह से इतनी सी स्क्रीन में ओपनहाइमर देखनी पड़ी। आई एम सॉरी। ओपनहाइमर फिल्म को इतना टाइम हो चुका है कि मैं इस पर स्पॉइलर डिस्कशन ही करूंगा, तो इसमें हो सकता है कोई स्पॉइलर हो सकता है स्पॉइलर ना हो, तो ध्यान दे देना। अगर तुमने अभी तक ओपनहाइमर नहीं देखी हुई थी मेरी तरह, तो देखो यार क्या कर रहे हो। तो ओपनहाइमर को देखते टाइम मुझे एक बात तो पता लग गई कि 2023 ऑस्कर्स कौन जीतने वाला है। मतलब बेस्ट एक्टर ले लो, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ले लो, बैकग्राउंड स्कोर ले लो, हर चीज में टॉप नॉच। मूवी 3 घंटे की बिल्कुल भी फील नहीं होती। हाँ मैं जानता हूँ कहीं कहीं पे मूवी स्लो लग सकती है तुम लोगों को, क्योंकि वो हर मूवी के साथ होता है, तो ओपनहाइमर के साथ भी होगा। तो ओपनहाइमर कहानी है रॉबर्ट जे ओपनहाइमर की, जिसमें जे का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ऐसा ओपनहाइमर मूवी के अंदर दिखाया है। उनने कैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, एटॉमिक बॉम्ब को योगदान दिया, और कैसे बॉम्ब बनाने के बाद उनकी लाइफ में जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उनके खिलाफ जो पॉलिटिक्स हुई, और जो भी चीज़ें उनके लाइफ से रिवॉल्व करती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ यंग एज। जब वो यूनाइटेड किंगडम गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ पे जो वो साइंटिस्ट से मिले थे, वहाँ पे वो कैसा फील करते थे, उन्हें कैसा लगता था, होमसिक होता था। वहाँ से लेके जब वो वापस अमेरिका आए, कैसे उन्हें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना चालू करी, क्योंकि अमेरिका में कोई नहीं पढ़ा रहा था। तो वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, वो कैसे यूनियन बनाना चाहते थे, एंड देन कैसे उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया, कैसे वो उसके हेड बने, और कैसे उन्होंने वो प्रोजेक्ट में पूरा काम किया, कैसे अपनी लीडरशिप दिखाई, कैसे वो एक फिजिसिस्ट से लीडर बने। ऐसा मूवी के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया। और जब बॉम्ब बन जाता है, और जब बॉम्ब की टेस्टिंग हो जाती है, और जब बॉम्ब ड्रॉप हो जाता है, तो ओपनहाइमर की लाइफ कैसे चेंज होती है, क्या पॉलिटिकल चीजें उनके अराउंड रिवॉल्व करती है, कोर्ट रूम ड्रामा, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया है। मूवी में बुरा कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, मगर अच्छा कहने को बहुत कुछ है। तो अगर मैं अच्छे की बात करूं तो मूवी में सबसे अच्छी बात तो है एक्टिंग। हर एक एक्टर ने इतना बढ़िया काम किया है कि मैं क्या बताऊं। 3 घंटे बिल्कुल भी फील नहीं होते। उनका सबसे बड़ा कारण है एक्टिंग। किलियन मर्फी की एक्टिंग लाजवाब है। मतलब तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम किलियन मर्फी को देख रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम ओपनहाइमर को ही देख रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि किलियन मर्फी से बेटर कोई चॉइस ही नहीं थी ओपनहाइमर प्ले करने के लिए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टोनी स्टार के अलावा उन्हें किसी फिल्म में देखूंगा, चाहे वो उनकी कोई सी भी फिल्म हो। मगर इसमें तुम्हें वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं लगते, इसमें वो तुम्हें वही कैरेक्टर लगता है जो वो दिखाना चाह रहे हैं, ल्यूइस। और मूवी के अंदर जो उनका हेट है ओपनहाइमर के प्रति, और कैसे वो डेवलप हुआ, वो इतना अच्छी तरीके से दिखाया कि तुम्हें भी फील होता है कि हाँ ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर को हेट करता है। और जब एंडिंग में वो बताया जाता है, जब वो बिग रिवील होता है, तब तुम्हें वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हिट करेंगी और तुम पूरी मूवी से कनेक्ट कर पाओगे। एमिली ब्लंट ने भी कमाल की एक्टिंग करी है। मतलब जब वो स्क्रीन पे आती है तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ओपनहाइमर की वाइफ नहीं है, मगर ओपनहाइमर की बहुत सारी डिसीजंस में उन्होंने उनकी मदद करी है और उनको गाइड किया है। तो शी वॉज अ स्मार्ट वाइफ, नॉट जस्ट अ वाइफ। अब मूवी की इतनी बड़ी कास्ट है कि सबकी बात करने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। मगर इतनी बड़ी कास्ट होने का एक नेगेटिव पॉइंट है कि मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं हर कैरेक्टर को याद नहीं रख सकता। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ गेम ऑफ थ्रोन्स में हुई थी। वहां मेरे पास फैंडम था, यहाँ मेरे पास फैंडम नहीं था। तो ओपनहाइमर देखते हुए मुझे ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस हुई कि अगर एक कैरेक्टर आपको इंट्रोड्यूस कर दिया तो मैं थोड़ी देर में उसकी शक्ल भूल जाता हूँ, और जब बाद में उसकी इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है तब वो मुझे इतनी हार्ड हिट नहीं करती। मीन टाइम में इतने सारे कैरेक्टर्स और आ जाते हैं जिनको मुझे और याद रखना पड़ता है, और मेरा दिमाग खराब हो गया था। और मूवी में इतने डायलॉग्स हैं कि मूवी में सिर्फ डायलॉग्स ही हैं। जैसे हर मूवी में डायलॉग्स होते हैं, मगर ये मूवी ही पूरी डायलॉग्स पे है। और अगर तुमने कोई भी सीन, कोई भी डायलॉग मिस कर दिया तो तुम सोचो कि आधी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ऑलरेडी चली गई है। और एक और बात, मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, डायलॉग्स हैं मूवी में, और डायलॉग्स मूवी को बोरिंग भी बना सकते हैं। मगर ओपनहाइमर बोरिंग इसलिए नहीं फील होती क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने जहां जहां पे म्यूजिक को प्लेस किया है, अगर कोई डायलॉग नरेट कर रहा है तो वो डायलॉग के पीछे जो बैकग्राउंड नॉइज है वो सीन को इतना एलिवेट कर देती है कि तुम वो सीन में बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। मगर एज एन इंडियन ऑडियंस, मुझे लगता है बाकियों के साथ भी ये दिक्कत आई होगी। अगर तुम्हें दिक्कत आई तुम कमेंट सेक्शन से जरूर बताना। मेरे साथ ये दिक्कत आई थी कि इतनी डायलॉग ड्रिवन मूवी है तो कई बार इंग्लिश में तुम्हें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता, या अगर मतलब पता होता है तो इतनी सारी चीजें वो एक साथ इतनी अलग एक्सेंट में बोल जाते हैं कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है डायलॉग को कॉम्प्रिहेंड करना, और इस वजह से तुम कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ सकते हो। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिस्टोफर नोलन की इतनी कॉम्प्लेक्स मूवी नहीं है, इजीली समझा जा सकता है। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी तुम इस मूवी को इजीली समझ सकते हो, ऐसा इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है। मूवी में ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स तो है ही नहीं।
नहीं। और थोड़ी बहुत साइंटिफिक टर्म्स हैं वो तो होगी ना, अगर वो भी नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो अब बात करते हैं मेन सीन की। मेन सीन जब एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग होती है, तो एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग करने से पहले जो सीन को एलिवेशन दिया है एक्टिंग और एंटिसिपेशन से, ऐसी एंटिसिपेशन और टेरर दिखाया कि अगर एक भी चीज गलत हो गई तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। और उसको इतना टाइम दिया है, जितना टाइम बम फटने में नहीं लगा उससे ज्यादा टाइम तो उसकी एंटिसिपेशन, काउंटडाउन और इन सारी चीजों में लगा है। इस वजह से जो स्टेक्स हैं उस सीन के वो इतने ज्यादा लिफ्ट हो जाते हैं। जब वो सीन चल रहा होता है तो तुम्हें बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग और एंटिसिपेशन से ऐसा लगेगा कि हाँ भाई टेंशन है। तुम्हें पता था कि एटॉमिक बॉम्ब की टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल थी मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मगर तुम्हारे ब्रेन का कोई एक पोर्शन तो ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि अगले सीन में क्या होने वाला है। वेरी वेल डन। तो मूवी में बुरा बोलने को कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं इसकी कमियां भी नहीं निकालना चाहता क्योंकि मैंने मूवी बहुत एंजॉय करी। मगर 2 पॉइंट जो मैंने बताया कि तो इतनी ज्यादा डायलॉग ड्रिवन मूवी है कि तुमने अगर कोई भी सीन मिस कर दिया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुम छोड़ दोगे। दूसरा, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उनको कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, उनकी शक्लें याद रखना, नाम याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। मूवी में एक चीज मुझे और अच्छी लगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर की केमिस्ट्री। मतलब उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी तरीके से दिखाई है कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते मगर वो ओवरऑल भलाई चाहते हैं एक दूसरे की। और आइंस्टाइन तो भाई डिट्टो बना दिया, मतलब ट्रेलर से ही दिख रहा था कि आइंस्टाइन एकदम परफेक्ट है, मगर उनके बोलने का तरीका, उन्हें जिस तरह से एक्टिंग करी है, मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ। तो जब हमें एंड में पता लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का ही कैरेक्टर है जिसने ओपेनहाइमर के खिलाफ कोर्ट रूम ड्रामा सब किया, और जब फुल सर्कल होती है मूवी, सारे सीन्स जब कंपाइल हो जाते हैं एक साथ कि पहले कुछ दिख रहा था, बाद में कुछ दिख रहा था, फिर कुछ दिख रहा था, फिर कुछ दिख रहा था, वो एटॉमिक बॉम्ब के बाद जब मूवी स्ट्रेट चलने लगती है एक सीन के अंदर, तब सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा होता है दोनों तरफ से, किलियन मर्फी की तरफ से भी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरफ से भी, और पूरी मूवी एक फुल सर्कल हो जाती है जिस वजह से आप मूवी को बहुत इंजॉय करते हो। तो इन द एंड में यही कहूंगा कि ओपेनहाइमर बहुत बढ़िया मूवी है, हर सिनेफाइल को ये मूवी देखनी चाहिए। मैंने सिनेमा में नहीं देखी थी मगर तुमने जरूर सिनेमा में देखी होगी, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना। IMAX में देखी है तो उसका एक्सपीरियंस भी जरूर बताना। इन द एंड अगर मूवी को मैं समराइज करूं और तुम्हें बताऊं कि तुम्हें मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, अगर तुम डायलॉग्स हैवी मूवी नहीं देखते और तुम्हें एक्शन वैक्शन टाइप की मूवी पसंद है तो तुम्हें मूवी जरूर बोरिंग लगेगी। मगर अगर तुम ऐसी मूवीज देखना प्रेफर करते हो, ऐसी मूवी देखो जिसमें तुम्हें एक्टिंग देखनी होती है और कैरेक्टर स्टडी करनी होती है, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखनी होती है, या तुम क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखते हो या देखी है तो तुम्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अगर नोलन साहब की कोई भी मूवी नहीं देखी या तुम्हें सिर्फ एक्शन वैक्शन टाइप चीजें देखनी पड़ती है तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब इस मूवी की ऑडियंस ऑलरेडी सेट है। एक ही पोर्शन है जिन लोगों को ये मूवी पसंद आएगी, बहुत लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी क्योंकि जो भी ऑडियंस का रिटेंशन है वो काफी कम हो चुका है और उस वजह से लोग ध्यान नहीं देंगे, और जब वो डायलॉग पे ध्यान नहीं देंगे तो उसे मूवी समझ नहीं आएगी, और अगर उन्हें मूवी समझ नहीं आएगी तो उन्हें मूवी पसंद भी नहीं आने वाली। तो तुम खुद जज करो कि तुम्हारे लिए ओपेनहाइमर है या नहीं। मुझे ओपेनहाइमर बहुत अच्छी लगी, ऑस्कर्स पक्का ओपेनहाइमर ही जीतने वाली है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, किसी और दिन, किसी और नए रिव्यू के साथ या किसी और नए शॉट में। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।